जी ISA 805 का आगाज़ करते हैं। हमारे जो स्पेशल ऑडिट सीरीज़ है 800, 805, 810 उसमें सेकंड स्टैंडर्ड है ISA 805। इसका मतलब है ये एक अलहदा तरह की अलहदा टाइप ऑफ इंगेजमेंट होगी 800 की तरह। तो देखते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ इंगेजमेंट है। सबसे पहला लफ्ज़ हमें पता चल गया ये ऑडिट इंगेजमेंट है, ऑडिट इंगेजमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं ऑडिट किसका, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 800 था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इस 805 में लिखा हुआ है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट। तीनों में फर्क क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, सिंगल एलिमेंट किसको कहते हैं, बताएं जरा। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल से मुराद वो सारी पांचों चीजें, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एक चीज, और सिंगल एलिमेंट का मतलब उसके अंदर भी एक एरिया, एक एरिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा कि स्पेशल पर्पस के जनरल पर्पस, इसका मतलब है ये दोनों सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर समझ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या था, जिस चीज को हम वेरीफाई करें, ये दोनों सब्जेक्ट मैटर चाहे सिंगल एलिमेंट हो सिंगल फाइनेंशियल एलिमेंट, ये स्पेशल पर्पस जनरल पर्पस दोनों के लिए। यानी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बताना है स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, complete set of financial statements prepared under special purpose framework, complete set of financial statements prepared under general purpose framework 700। शाबाश, बस हो गई तसल्ली। तो ये स्टैंडर्ड का स्कोप समझ आ गया। ऑडिट एंगेजमेंट है और किसको कवर कर रही है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट को। फिर हमें मजीद एग्जाम्पल से समझा रहा है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट एंड कैश डिसबर्समेंट्स, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा है। एक तरह से कैश बेसिस काउंटिंग के ऊपर बात होता है कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट, या कैश रिसीट एंड पेमेंट वो तो है स्पेशल पर्पज में चली जाएगी ना। हमारा जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है सेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी कह देते हैं, जिसे स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट भी कहते हैं। हो सकता है क्लाइंट हमसे आके कहे ऑडिट करो, हम कहे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कहे नहीं 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 सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम कहे पूरी, कहे नहीं 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 सिर्फ बैलेंस शीट का, वो कहे ऑडिट करना, हम कहे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नहीं 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 सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का। क्लियर हुआ? हम कहे अच्छा बैलेंस पूरी की पूरी बैलेंस शीट का ऑडिट करना है, हो सकता है वो कहे हाँ पूरी की पूरी बैलेंस शीट का, वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। और अगर कहे पूरी की पूरी बैलेंस शीट का नहीं, सिर्फ डेटर्स का, सिर्फ क्रेडिटर का, भाई ये बात समझ आई। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझ आया आपको, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और सिंगल एलिमेंट में क्या फर्क है? आगे सिंगल एलिमेंट की एग्जांपल देखिए, कोई गलत एग्जांपल तो नहीं लिखी गई, मुझे शक पड़ रहा है शायद कोई एग्जांपल सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी वो सिंगल एलिमेंट में चली गई हो। अकाउंट्स रिसीवेबल सिंगल एलिमेंट है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, शेड्यूल ऑफ नेट इनटेंजिबल एसेट्स या नेट टेंजिबल, मेरा इनटेंजिबल नीचे है तो इधर टेंजिबल होना चाहिए, गलती से शायद हो गया। एग्जाम्पल ही है ना, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के ऊपर अगर वो हमसे कहे इसका ऑडिट करो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन्वेंट्री का ऑडिट करो, सिर्फ इनटेंजिबल एसेट्स का सिर्फ ऑडिट करो, पेंशन लायबिलिटी का, रॉयल्टी का। रॉयल्टी समझते हैं क्या होती है? क्या होती है? प्रोडक्ट यूज करे, उसका लाइसेंस यूज करे तो उसको हर यूनिट सोल्ड पे पेमेंट करनी होती है।
पहले मुझे, क्योंकि आगे चल के एक कंसेप्ट में ना ये फर्क इस्तेमाल होना है, मुझे बताइए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट में फर्क आ गया कि नहीं आपको समझ? किस पे ज्यादा काम करना पड़ा, कौन ज्यादा बड़ी है, कि किसका सब्जेक्ट मैटर ज्यादा बड़ा? क्लियर? अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो हम ऑडिट कर रहे होंगे ना 805 के अंडर, तो 700 सीरीज में भी तो हमने जनरल पर्पस का ऑडिट किया ही होगा ना। फर्ज कीजिए वही ऑडिटर जिसने 700 का ऑडिट किया है वही 805 का भी ऑडिट कर रहा है, उसको कहा गया है। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर उसने 700 का ऑडिट किया ना तो उसे 805 में ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे दिया, सारी चीजें चेक कर ली, रॉयल्टी भी चेक कर ली, रॉयल्टी के ऊपर भी रॉयल्टी को वेरीफाई किया होगा ना उसने, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसको 805 में कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो 700 में तो वही वर्किंग पेपर यूज कर लेगा, कहानी खत्म। क्या मेरा कंसेप्ट ठीक है? गलत है, गलत है। मुझे ये बताइए, आप सैलरी लेने के लिए जाएं 20,000 की और आपको मिले सैलरी 2,000, 18,000 की अंडर स्टेटमेंट, आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाए 18,000 की अंडर स्टेटमेंट और वो कहे ओ भाई भाग जाओ, मैं इधर 18 मिलियन में परेशान बैठा हूँ, एडजस्टमेंट कौन सी है, पूरी कंपनी के हिसाब से देखे तो तुम्हारी 18,000 ही मटेरियल की फिगर है, भाग जाओ। भाग जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे सर जी आपके लिए इमटेरियल सही, मेरे लिए तो मटेरियल है ना। तो वहाँ जो गोरा बैठा यूएसए में बैठा हुआ जिसने हमें KFC की फ्रेंचाइज दी, उसने कहा हर बर्गर के ऊपर मुझे 50 रुपये चाहिए। अब अगर हम पाकिस्तान में जो KFC वाले हैं उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें तो उसमें रॉयल्टी का भी एक्सपेंस आ रहा होगा। तो हमने जो रॉयल्टी का ऑडिट करना है उसके लिए मटेरियलिटी लेवल जो यूज करनी है वो कौन सी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल की कि उस एरिया की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल की मटेरियलिटी को कैलकुलेट करके उस एरिया का ऑडिट कर रहे होंगे ना भाई? नहीं कर रहे होंगे, ऐसे ही कर रहे होंगे ना। हो सकता है ओवरऑल मटेरियलिटी जब हमने कैलकुलेट की उसमें रॉयल्टी था ही मटेरियल, तो हम उधर जो गोरा बैठा है उसको ये कहेंगे कि भाईजान ये हमने ऑडिट कर लिया अपना जनरल पर्पस का, और रॉयल्टी जो है इसकी 2-4 ट्रांजैक्शन जो थी वो बस अहम थी, हमने चेक की हैं और कोई मसला नहीं निकला। तो चूंकि हमारे पास और भी बड़े बड़े एरियाज थे तो हमने उधर ज्यादा फोकस किया, इधर नहीं किया, तो ये अनमोडिफाइड ओपिनियन वो मान लेगा। वो कहेगा मेरे लिए तो सबसे अहम चीज कौन सी है? इसलिए अक्सर वो लोग जो कोई ना कोई फ्रेंचाइज वगैरह लाइसेंस देते हैं वो कहते हैं जी आपकी हमें आपकी पूरी की पूरी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उससे लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है बड़ी मटेरियलिटी को सामने रख के। हमें सिर्फ और सिर्फ इस रॉयल्टी की फिगर जो है इसको अलहदा से चेक करवा के इसके ऊपर ओपिनियन दे, इसके ऊपर रिपोर्ट दे, हमें इस रिपोर्ट से गर्ज है। या हो सकता है बैंक कहे कि मुझे आपकी सारी फाइनेंशियल में गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेंट्री या टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आपने मॉर्टगेज करवाए हुए ना, सिर्फ इनके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट मुझे ला के दें कि ये फिगर ठीक है कि नहीं। इसलिए याद रखें, हालांकि पूरी की पूरी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बाज़ औक़ात कुछ यूजर्स ये कहते हैं कि हमें सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल एलिमेंट का अलहदा से ऑडिट करवा के अलहदा से रिपोर्ट दीजिए। इसीलिए 805 का ऑडिट इजाद हुआ। और देखिए उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। जिसने रॉयल्टी रिसीव करनी है उसको ओवरऑल मटीरियलिटी से गर्ज नहीं है, उसके लिए ओवरऑल हो सकता है हमारे लिए 10 लाख मटीरियलिटी लेवल हो, लेकिन वो कहे नहीं भाईजान 15,000 से ऊंच नीच 15,000 से कम एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा की नहीं एक्सेप्टेबल। उसकी नीड्स डिफरेंट होंगी, उसका डिसीजन डिफरेंट अमाउंट को देख के चेंज होगा, इसीलिए उसका ऑडिट भी अलग किया जाता है, उसका मटेरियलिटी लेवल भी। क्लियर हो गया? अच्छा जरा सोच के मुझे बताइए, एक हुआ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, एक होना है किसी सिंगल एलिमेंट का ऑडिट। किसी भी एलिमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं, रॉयल्टी को लेके आगे चलते हैं। वो ऑडिट अलग और ये ऑडिट अलग कि एक ऑडिट से ही दोनों काम हो जाएंगे, अलग है, उसका मटेरियलिटी लेवल अलग, इसका अलग। जरा बताइए
कि सिंगल एलिमेंट का ऑडिट करते हुए जो मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करेंगे वो ओवरऑल ऑडिट, जनरल ऑडिट जो 700 उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? शाबाश, कम होगा। तो सोच के बताइए, कम होगा तो इसमें प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म हुए कि कम हुए? ज़्यादा हुए। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए हमने रॉयल्टी पे जो प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे वेरिफिकेशन के, जब रॉयल्टी का स्पेसिफिक ऑडिट कर रहे होंगे तो उस ऑडिट, स्पेशल ऑडिट एंगेजमेंट में हमारे प्रोसीजर ज्यादा होंगे। इससे एग्री करते हैं? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये तो होगी हमारी एग्जांपल्स। जी नहीं, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम उसे कह देंगे भाई रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो सकता है हमें वो कहे कि यार वो जो तुम्हारे स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक ही कैलकुलेट करो। हो सकता है हमें कहे यार नहीं, हमारा रॉयल्टी का ये एग्रीमेंट हुआ है, इसके मुताबिक कैलकुलेशन मारो सारी। वो तो डिपेंड करता है ना उनकी अरेंजमेंट क्या हुई है। ये अहम कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड ने 2 जगह पे इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है। कहते हैं सर अगर ये फर्ज कीजिए इनमें से कोई भी एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है कि हमें उसको ऑडिट करते हुए किसी दूसरे एरिया को भी देखना पड़े। जो स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दी हुई है ना, वो आपके साथ शेयर करता हूं। स्टैंडर्ड कहता है ऐसा पॉसिबल है कि डेटर्स को वेरीफाई करते हुए ना आपको कुछ सेल इनवॉइसेस भी वेरीफाई करना पड़े। तो बताइए वो हमारे स्कोप में शामिल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। शाबाश। एक स्टैंडर्ड ये एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल भी दी कि इनका ऑडिट करते हुए हर एरिया के डिस्क्लोजर होते हैं ना। जब हम फिक्स एसेट्स का ऑडिट कर रहे होंगे, क्या फिक्स एसेट्स के डिस्क्लोजर भी हमने एग्रीमेंट किया है कि ऑडिट एंगेजमेंट होगी फिक्स एसेट्स की, क्या उसके डिस्क्लोजर्स भी हमने वेरीफाई करने हैं कि नहीं? करें। स्टैंडर्ड कहता है डिस्क्लोजर्स इंटेग्रल पार्ट होते हैं उस फिगर का। तो अगर आप किसी भी फिगर का ऑडिट कर रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर भी आपने वेरीफाई करने होंगे। डिस्क्लोजर एलिमेंट की डेफिनेशन में शामिल है। क्लियर? और खास तौर पे भाई ने जो पॉइंट उठाया इसको जरूर ज़हन में रखना है कि बाज़ औक़ात एक एरिया, डबल एंट्री सिस्टम है ना, आपको पता है हर एरिया दूसरे एरिया को जाके कहीं ना कहीं हिट करता है। तो अगर एक एरिया दूसरे एरिया को इफेक्ट कर रहा है तो आपको इसका मतलब है दूसरे एरिया को भी एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। यानी अच्छा फिर मुझे बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आया, फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करते हुए और किस एरिया को इंटर रिलेटेड कौन सी आइटम हो सकती है जिसको वेरीफाई, जिस पे एविडेंस ऑब्टेन करना? फिक्स एसेट्स। ओ भाई डेप्रिसिएशन, हाँ तो बोल, कॉन्फिडेंट होके बोलो ना मेरे भाई। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है। तो इंटर रिलेटेड एरियाज को भी अगर वेरीफाई करना वो भी हमारे स्कोप में शामिल होगा। क्लियर? अच्छा, अब अगेन इसी तरह जिस तरह 800 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। 805 भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। एक्सेप्टेंस मैं नहीं बता रहा, एक्सेप्टेंस मुझे बताएंगे वो भाई आप जिन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे पिछले सेशन में, ये भी स्टार्ट में पिछले क्वेश्चन में बताए। हाँ हाँ बताएं। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क सबसे अहम, सबसे स्पेशल ऑडिट में सबसे अहम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क। कैसे डिसाइड करेंगे फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं? नहीं उनको बोलना थे, बताए 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 कि फ्रेम नहीं अभी तो देखें फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है कि नहीं, क्योंकि लॉ ने फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब कर दिया ना, हम आंखें बंद करके कहते हैं लॉ की जय हो, ये एक्सेप्टेबल है। लॉ को तो हम ना नहीं ना करते, लॉ जनरली प्रिज्यूम्ड एक्सेप्टेबल। और अगर लॉ ने प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ फिर हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे और दूसरी चीजें वो जो आपने कहा यूजर वगैरह को देखेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है हमने एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट में देखना है वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल। अगर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रेगुलेशन है तो ओके, अगर चोजन बाय मैनेजमेंट है तो फिर हम वो सारी चीजें देखेंगे, यूजर, पर्पस वगैरह। यूजर कौन है, पर्पस क्या है इसका, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ISA 210 के अपेंडिक्स 2 में है। रेलिवेंस, लायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंप्लीटनेस, कंप्लीट, और एक और थी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 थी, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्लियर हुई ये बात? ठीक है, ये फ्रेमवर्क देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए?
अच्छा एक एग्जाम्पल है, वैसे उसका फ़ायदा कोई नहीं है, चले छोड़ो इसको, टाइम ज़्यादा 2 मिनट लग रहे हैं। अच्छा वो कहता है, अच्छा एग्जाम में नहीं टेस्ट होगी वैसे बता रहा, कहता है जब आप कोई फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं इसको देख रहे होते हैं ना, तो अगर तो लॉ वाला है ओके, लॉ वाला नहीं है तो हम देखते हैं यूज़र कौन है, पर्पस क्या है, उस लिहाज से डिसाइड और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कमेंट्री में वो बताता है कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट के लिहाज से कुछ ज़्यादा अहम हो सकता है, कुछ कम अहम हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डेटर्स में से ना हमने जो ओवरड्यू डेटर्स हैं उनमें से जो ज़्यादा पुराने हैं, जो ज़्यादा ओवरड्यू हैं उन पे प्रोविजन होनी चाहिए 100%, जो कम ओवरड्यू हैं उन पे 50% और जो फ्रेश है उन पे कोई भी नहीं। अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बना रहे हो ना, और तो न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने न्यूट्रल होकर एस्टिमेट्स मेजरमेंट करनी है कि जी जिनका ज़्यादा चांस है उन पे ज़्यादा प्रोविजन, जिनका कम। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई बंदा हमारे बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, ड्यू डिलीजेंस एक्वायर कर रहा है और हमने उसकी वैल्यूएशन करनी है, वो बंदा हमसे कह सकता है एक्वायरर, भाईजान आपने जब वैल्यू लगानी है ना तो चाहे ज़्यादा पीरियड हुआ है ओवरड्यू चाहे कम ओवर, जितने भी ओवरड्यू है ना आप प्रूडेंस नहीं बल्कि आप एज्यूम करें इनसे 1 पैसा भी नहीं मिलना, क्योंकि जो एक्वायरर होता है ना जब एस्टिमेशन कर रहा होता है तो वो वर्स्ट साइड को सामने रख के, वर्स्ट आउटकम को सामने रख के वैल्यू लगा रहा होता है कि बाद में जो ऊंच नीच हो भी जाए ना तो भी मैं अपना सेफर साइड पे रहूं। तो सेफर साइड पे रहना और एक है न्यूट्रल होना। में भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल बना रहे हो ना तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन में भी समटाइम किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में आप न्यूट्रल नहीं बल्कि सेफर साइड वाली एजम्पशन ले रहे हो। तो वो कमेंट करते हुए कहता है मेरे जहन में आया, न्यूट्रलिटी मिसिंग था, कंसेप्ट क्लिक किया, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। बहरहाल चले ये समझ आ गया आपको, इससे क्लियर। अच्छा कह रहे हैं एक चीज़ और देखनी है आपने खास तौर पे, क्या नॉर्मल ऑडिट में भी हम ये चीज़ देखते हैं, क्या हम कॉम्पिटेंट इनफ हैं, क्या हम इंडिपेंडेंट हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि हम सब एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पे उनका जिक्र नॉर्मली 800 सीरीज में नहीं करता, सिर्फ फ्रेमवर्क का जिक्र करता है क्योंकि वो चीज़ें अंडरस्टूड होता है कि एप्लीकेबल होंगी। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं आप ये देख लो कि जिस एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हो एग्रीमेंट के मुताबिक क्लाइंट उसकी तो आपको इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है, लेकिन अगर आपका एलिमेंट ऐसा है जो इंटर रिलेटेड है किसी दूसरी आइटम के साथ, तो क्लाइंट के साथ पहले ही तय कर लो कि आप उस दूसरी इंटर रिलेटेड आइटम की भी इंफॉर्मेशन हमें देंगे, उसके वाउचर्स हमें देंगे, और हमें इस काबिल होना चाहिए कि उस दूसरी इंटर रिलेटेड आइटम को भी वेरीफाई कर सके। क्लाइंट कल को हमें ये भाईजान आपको तो डेटर का ऑडिट करने के लिए कहा था, सेल्स में कहाँ घुस रहे हैं, कह सकता है, क्या जवाब देंगे हम? इंटर रिलेटेड आइटम है, इंटर रिलेटेड आइटम है। और ख़ास तौर पे अगर हमने 700 वाला ऑडिट नहीं किया ना तो तब लाजमी हमने ये एग्री करवाना है क्लाइंट से। अगर तो 700 का ऑडिट किया तो उसका मतलब है जो थोड़ा बहुत हमें एविडेंस चाहिए होगा हमने ऑलरेडी लिया होगा। 700 वाला एविडेंस 800 में यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। पिछले साल का एविडेंस इस साल यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने नहीं किया हुआ कंप्लीट सेट का ऑडिट यानी 700 सीरीज का ऑडिट, तो फिर खास तौर पे क्लाइंट से एग्री करवाना है कि इंटर रिलेटेड आइटम और देखना है हमने एविडेंस। एक्सेप्टेंस हो गई। इसके बाद क्या आया? दूसरा फेज कौन सा? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस का। पहली चीज प्लान करते हुए बाकी, अच्छा ISA 315 उसने नहीं लिखा हुआ कहीं पे। ISA 315 है रिस्क असेसमेंट का, ISA 300 है प्लानिंग का, उसका जिक्र इस स्टैंडर्ड में नहीं है ISA 300 का। तो इसका मतलब मैं ये समझा हूं कि जब मैं सिंगल एलिमेंट का ऑडिट कर रहा होगा ना तो मैंने प्लानिंग कोई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? पूछे क्यों नहीं करनी? पूछे क्यों नहीं करनी?
इसलिए नहीं करनी क्योंकि 805 के स्टैंडर्ड में प्लानिंग का जिक्र ही नहीं है। क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? नहीं, गलत है। क्यों जिक्र नहीं है का मतलब ये है कि ये सारी चीजें 700 सीरीज वाली अप्लाई होंगी, जनरल आर्ट वाली अप्लाई होंगी, क्योंकि उसने लिखा हुआ ये कौन सी कंसीडरेशन है? स्पेशल या एडिशनल कंसीडरेशन। हाँ, जिसका जिक्र वो खुद कर देता है वो हम स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड की अप्लाई करेंगे। 580 क्या कौन सा स्टैंडर्ड है? जल्दी से बताएं कौन सा स्टैंडर्ड है भाई? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लेते हैं क्या? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल ऑडिट में पूरी किस पे, अच्छा किस पे डिपेंड करता है? ऑडिट किसका? हाँ शाबाश। अगर जनरल पर्पस का कर रहे हैं तो फिर तो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन लेंगे। बताइए कौन कौन सी एग्जांपल थी? सब्सिक्वेंट इवेंट, रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड और गोइंग कंसर्न, लिटिगेशन वगैरह वगैरह। और यहां पे हमने जो रिप्रेजेंटेशन लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एलिमेंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसी की रिप्रेजेंटेशन लेनी है। वो भाई से रिक्वेस्ट करें आके काम शुरू कर दें। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं। ये ना हो उसने डेटर्स का लिए एंगेज किया है और आप क्राइटेरिया की रिप्रेजेंटेशन ले लें, बताओ कंप्लीट है कि नहीं है। वो एक लगाएगा, कहेगा ना तो डेटर क्राइटेरिया का ऑडिट करने के लिए तुम्हें कहा और ना ही ये इंटर रिलेटेड आइटम है। ये 580 क्लियर। 260 दो चार अगेन वही कंसेप्ट जो 800 में पढ़ा। जो लोग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एलिमेंट को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या सारे के सारे डायरेक्टर्स होंगे वो? हो सकता है 2-3 ओलादा से। तो जो डायरेक्टर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, 2 साबिक वर्नर्स, पॉसिबल है कि सिंगल एलिमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो सारे नहीं, उनसे कुछ एक हो। तो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमने सिर्फ उन्हीं से ऑब्टेन करनी है या उन्हीं को कम्युनिकेट करनी है जो इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? आगे 500 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ऑडिट, यानी 700 सीरीज से जो एविडेंस हमें मिला वो इधर यूज कर सकते हैं, इजाजत दे दी उसने। और इंटर रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करना है कि नहीं इंटर रिलेटेड आइटम का, भी करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट को अगर आपने ओपिनियन देना है उसके ऊपर, तो जाहिर है डेटर्स पे बेस करेगी, उसको चेक करना। रॉयल्टी पे ओपिनियन देना है तो डिपेंड करता है रॉयल्टी सेल्स के ऊपर ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर। जिसके ऊपर भी ले रहे हैं उसका रिलेटेड एविडेंस लेना पड़ेगा इंटर रिलेटेड। ये इंटर रिलेटेड वाला कंसेप्ट क्लियर। फिर इसके बाद ISA 320 एंड 330 मटीरियलिटी डिटरमिन की जाएगी, और ये जो मटीरियलिटी होगी ये नॉर्मली क्या होगी? लोअर होगी। मटीरियलिटी डिटरमिन्ड इज यूजुअली लोअर, इसीलिए प्रोसीजर क्या है? ज्यादा है। यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए भी रॉयल्टी को वेरीफाई किया, और रॉयल्टी को ऑडिट करते हुए भी रॉयल्टी को वेरीफाई किया, लेकिन रॉयल्टी को ऑडिट करते हुए जो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर थे वो ज्यादा होंगे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर? चलिए, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मुझे ज़रा दिखा दीजिएगा एक सेट। अभी जब तक वो भाई लिख रहे हैं ना, मैं आपके साथ एक कंसेप्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, फर्ज कीजिए 700 का ऑडिट किसी और ने किया, 805 का ऑडिट हम कर रहे हैं। 700 की ऑडिट रिपोर्ट और 805 की ऑडिट रिपोर्ट एक ही होगी या अलग-अलग होंगी? अलग-अलग होंगी, बिल्कुल पक्की बात। उसको पब्लिश अलग-अलग किया जाएगा, प्रोबेबली के इकट्ठा किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। अच्छा, पब्लिश का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे एनुअल रिपोर्ट पब्लिश, यानी एक ही बुकलेट बना के दोनों चीजें उसमें डाल दो, ये होता है पब्लिश्ड टुगेदर।
पब्लिश टुगेदर का मतलब क्या, एक एनुअल रिपोर्ट बनाओ, उसमें जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो, उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी लगी हो, और उसके साथ सिंगल एलिमेंट की ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो और उसकी भी ऑडिट रिपोर्ट लगी हो। होंगे सफ़े अलग अलग, सफ़ा नंबर 1 से लेके 150 तक जनरल पर्पस है, और 151 से लेके 160 तक सिंगल एलिमेंट और उसकी रिपोर्ट है। होंगे अलग अलग, लेकिन एक ही किताब के अंदर छापे जाएंगे तो इन्हें क्या कहते हैं, पब्लिश्ड टुगेदर। ठीक, दोनों के ऑडिटर अलग अलग है, कोई मसला नहीं, अलग अलग रिपोर्ट साइन करके अलग अलग पब्लिश करेंगे। अगर दोनों का ऑडिटर एक ही है, अलग होनी चाहिए कि इकट्ठे पब्लिश। स्टैंडर्ड इसकी हमें ऑप्शन देता है, कहता है ऑडिटर चाहे डिफरेंट है चाहे सेम है, अगर एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट है और एक सिंगल एलिमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, दोनों का ऑडिट करवाया आपने, आप चाहे दोनों को अलग-अलग पब्लिश करवाएं चाहे दोनों को इकट्ठे पब्लिश करवाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन अलग-अलग पब्लिश करवाएंगे ना, दोनों की ऑडिट रिपोर्ट कंफर्म में अलग होगी। अब आगे जी भी बात सुनिए, अलग-अलग पब्लिश करवाएंगे, दोनों की ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग होगी ना। अगर इकट्ठे पब्लिश करवाया तो अलग अलग भी हो सकती है, एक ही ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर 2 ओपिनियन भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एग्जाम क्वेश्चन करते हुए क्या ज्यूम करना है, अलग ही है, अलग ही है, ताकि कंसेप्ट सिंपल रहे। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड एक बात करता है, कहता है अगर पब्लिश टुगेदर हो ना तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल वाली और सिंगल वाली ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड हों, ये क्लियरली सेपरेट हों। ये ना हो कि कंप्लीट सेट के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है, सिंगल एलिमेंट के ऊपर अनमोडिफाइड, और क्लाइंट चालाकी दिखाए क्या वो दोनों को मिक्स कर दे, सिंगल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट की ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लीट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सिंगल की ऑडिट रिपोर्ट, वो मिक्स हो सकता है ना। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 ऑडिट रिपोर्ट एक ही एनुअल रिपोर्ट के अंदर अगर होंगी तो मिक्सिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों क्लियरली डिफरेंट वे में प्रेजेंट की गई हो, अलग-अलग, दोनों सेपरेट हो, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब मेरा हाल है थोड़ी सी 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, पास कर लीजिए, ये तब तक भाई लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर में रिज्यूम करता हूँ जी। 805 में हमने 2 बड़े सेक्शन पढ़ लिए, एक्सेप्टेंस स्टेज, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। अब आते हैं सबसे अहम, रिपोर्टिंग। 800 में भी सबसे अहम फेज रिपोर्टिंग वाला था, 805 में भी सबसे अहम रिपोर्टिंग वाला है, अटेंटिव होकर सुनिएगा। सबसे पहला जो रिपोर्टिंग के 700 में सीरीज में थे रूल स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, यानी कंटेंट्स इसके कौन से होंगे, तकरीबन वही जो 700 के थे, अनलेस के किसी कंटेंट के बारे में खास तौर पे वो बता दे। जैसे एक एलिमेंट के बारे में खास तौर पे बताता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कौन सा एलिमेंट गैस करें? की ऑडिट मैटर है ही एक, अच्छा लिखा हुआ है, शाबाश भाई। की ऑडिट मैटर तो बहुत सी मैटर्स में से मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो जब मैटर ही एक है तो उसी के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसका कौन सा की ऑडिट मैटर आ जाएगा? ठीक है, तो ये की ऑडिट मैटर इसमें नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट गोइंग कंसर्न वगैरह, अदर इंफॉर्मेशन वगैरह वो आ सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, अदर, हाँ गोइंग कंसर्न, क्योंकि जाहिर है किसी एसेट के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो अगर आपने रेगुलर मार्केट में सेल करनी है उसकी ओर, या फिक्स एसेट के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, यूज के लिहाज से उसको आपने बेनिफिट उससे लेना, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। सेल करके आपने उसको बेच के उसको रिकवर करना, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो गोइंग कंसर्न असम्पशन अफेक्ट करती है हमारे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एलिमेंट को। बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे भी बन सकती है, नॉन गोइंग कंसर्न पे भी बन सकती है।
तो गोइंग कंसर्न रेलिवेंट है भाई, बिल्कुल रेलिवेंट है। 701 रेलिवेंट नहीं है। 720 कब रेलिवेंट होता है? 720 अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन बताया था ना आपको क्या होता है, क्या था? फिर हैरान होकर देख रहे हैं, मना किया था हमने, हैरान होकर ना देख, मैं परेशान हो जाता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है भला? एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई भी दूसरी चीज, जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी लगा रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर रिपोर्ट को पढ़ना है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो यहां पे भी अगर आप सिंगल एलिमेंट के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट, सिंगल एलिमेंट लैदा और उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ दे रहे हैं ना, फिर 720 स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? अदर इंफॉर्मेशन ही नहीं है साथ कोई, तो स्टैंडर्ड भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंगल एलिमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है ये किसी ऐसी बुकलेट में इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें और रिपोर्ट्स वगैरह भी शामिल है, अदर इंफॉर्मेशन भी है, फिर तो होगा। यानी अगर जिस बुक में, जिस रिपोर्ट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट डाल रहे हैं उसमें अदर इंफॉर्मेशन है तो 720 अप्लाई होगा। अगर उसमें सिर्फ यही दो चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट, तो फिर अदर इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। सिंपल कंसेप्ट है। 700 तो अप्लाई हो रहा है ना, कंटेंट्स आएंगे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। 705 मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है? सिंगल एलिमेंट पे ओपिनियन मॉडिफाइड हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसमें मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकती क्या? क्या इसमें स्कोप लिमिटेशन नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। एमसीज और मैटर अदर मैटर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, एमसीज और मैटर अदर मैटर की एग्जांपल दे रहा है। आइटम शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ if complete set of financial statements have modified opinion or going concern uncertain। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज कर ले, वो भी मैंने काम कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन चूंकि मैं भूल ना जाऊं इसलिए आपको नोट करवा रहा हूं। क्या इस एंगेजमेंट में हमेशा एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हमने वो स्पेशल जी ये मैं चेक कर लूँ, नहीं स्पेशल, सॉरी, इसका सिंगल एलिमेंट का नहीं, डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अदर मैटर पैराग्राफ आएगा कि नहीं हमेशा, ये नोट कर लें, अदर मैटर का, ठीक है। क्योंकि ये मैंने देखा था, मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा सर्च करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको कंफर्म करूँगा। क्योंकि अगर एक ही ऑडिटर 700 800 दोनों का ऑडिट कर रहा है ना, तो अदर मैटर लाजमी आता है, ठीक है। 805 में भी अदर मैटर आएगा कि नहीं ये मैंने देखना है, क्योंकि ये बेसिकली सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंगल है, लेकिन इसके ऊपर स्टैंडर्ड क्या कहता है वो देखना होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नोट कर लें, मुझे ना 1-2 लेक्चर के बाद रिकॉल करवा दीजिएगा, सर ये चीज़ आपने देख के बतानी थी। स्टैंडर्ड में मुझे नज़र नहीं आई, मैं जो पढ़ा, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं तसल्ली करना चाह रहा हूँ अपनी। आइटम शैल आल्सो इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इफ कंप्लीट सेट ऑफ हैव मॉडिफाइड ओपिनियन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। अच्छा ये वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी आपसे, है भाई, ये मॉडिफाइड ओपिनियन 700 की सीरीज का जो हमने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन था या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी थी? उसको सिंगल एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन कर देना चाहिए, कर देना चाहिए ना। अच्छा तो फिर मेरा तो ये ख्याल है कि अदर उधर मॉडिफाइड ओपिनियन था 700 के ऑडिट में, तो 805 में भी मॉडिफाइड ओपिनियन ही आना चाहिए नहीं। अच्छा अगर उधर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में हमने गोइंग कंसर्न का बताया था, तो इधर भी गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड करना चाहिए ना। क्यों अदर मैटर का करना है? क्यों? मॉडिफाइड ओपिनियन और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का तो अलग पैराग्राफ होता है ना अपना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि अदर मैटर पैराग्राफ में इसको रेफर करना है? इसलिए कि वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। समझ आ रही ना बात? यही कंसेप्ट पहले समझाया था, उसी वजह से ज्यादा टाइम उधर लगाया था ताकि यहाँ पे आसानी है। भाई बात समझ आई भैया? मॉडिफाइड ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन थी, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, इसे अदर मैटर में क्यों डाल रहे हैं? इनके रिस्पेक्टिव पैराग्राफ में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है ही नहीं।
ये तो 700 से उधर की रिपोर्ट देखेंगे ना तो उधर उसका अपने अपने एरिया में आएगा। ये तो हम यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना यूजर को, अदर मैटर में दे रहे हैं। हाँ, अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में राइज हो, 805 में राइज हो, फिर वो इस रिपोर्ट में दे सकते हैं, फिर इस रिपोर्ट में दे सकते हैं। कैम नहीं आता, ठीक है। अब चलिए, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो उसका कोई इफेक्ट आएगा सिंगल पे? मसला समझिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है। अगले 10 मिनट आपने पूरा अटेंटिव होकर सुनना। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मॉडिफाइड ओपिनियन है। मॉडिफाइड से मुराद कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी, डिस्क्लेमर भी। छोटा मॉडिफाइड मतलब क्वालिफाइड, बड़ा मॉडिफाइड मतलब एडवर्स या डिस्क्लेमर, दोनों मतलब इससे। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन मॉडिफाइड है। सिंगल एलिमेंट का ओपिनियन क्या होगा? डिपेंड करेगा कि उस मॉडिफिकेशन का इफेक्ट सिंगल एलिमेंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंगल एलिमेंट पे आ रहा है। पहली एग्जांपल सुने, पहला केस, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन है क्वालिफाइड। कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। सिंगल एलिमेंट का ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो सकता है। डिपेंड करता है उसका इफेक्ट इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा है, एक एग्जांपल इफेक्ट इधर आता है, एक एग्जांपल इफेक्ट इधर नहीं आता। फर्ज कीजिए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओपिनियन मॉडिफाइड हुआ था, डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं हुई, और हम सिंगल एलिमेंट में ओपिनियन दे रहे हैं फिक्स एसेट के ऊपर। उसकी इंप्लीकेशन, कंप्लीट सेट की इंप्लीकेशन सिंगल में आई कि नहीं आई? सिंगल ओपिनियन भी मॉडिफाइड। एग्रीड? दूसरी एग्जांपल सुनाए, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने ओपिनियन क्वालिफाई किया था। क्यों? क्योंकि उसमें करंट और नॉन करंट एसेट्स की मिसक्लासिफिकेशन थी। करंट और नॉन करंट की, डेटर्स को फिक्स एसेट में डाल दिया था। अब यहां पे हम सिर्फ डेटर्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। बताइए इंप्लीकेशन है कि नहीं है? इंप्लीकेशन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लासिफिकेशन प्रेजेंट हो ही नहीं रही। ठीक है, सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। सिंगल एलिमेंट में क्लासिफिकेशन, सेल्स गलत थी, ओपिनियन और कंप्लीट सेट पे ओपिनियन मॉडिफाइड था। सिंगल एलिमेंट में हम सेल्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। बताइए इफेक्ट करेगा? एक्सपेंसेस की सेल्स ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस की मिस क्लासिफिकेशन थी जिसकी वजह से कंप्लीट का ओपिनियन मॉडिफाइड था। सिंगल हम सेल्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, सिंगल इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इस चीज से एग्री करते हैं कि कंप्लीट सेट में जो क्वालिफिकेशन है समटाइम सिंगल एलिमेंट को इफेक्ट करेगी, समटाइम नहीं करेगी। अगर इफेक्ट करती है तो ये भी मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, और अगर इफेक्ट नहीं करती तो अनमॉडिफाइड। एग्रीड? आखिरी क्वेश्चन मेरा, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की मिसक्लासिफिकेशन थी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल का जो मटीरियलिटी लेवल था उससे कम थी मिसक्लासिफिकेशन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। फिर हमें एंगेज किया गया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का। और अब हमने जो मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया तो वो जो ओवरऑल के लिए इमटेरियल थी, अब जो मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया, ये थोड़ा होता है ना, अब वो मटेरियल हो गई। बताइए मॉडिफिकेशन होगी कि नहीं होगी? होगी।
एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जिस तरह हमने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपोनेंट का देखा था कि हमने जो ग्रुप के ऊपर मॉडिफिकेशन डिसाइड करनी है वो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से करनी है, कंपोनेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने जो मॉडिफिकेशन करनी है किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? सिंगल एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। सम टाइम उधर की मॉडिफिकेशन इधर इफेक्ट करती है, सम टाइम इफेक्ट नहीं करती। जिस तरह सम टाइम कंपोनेंट की मॉडिफिकेशन ग्रुप को इफेक्ट करती है, सम टाइम नहीं करती। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात सुने। थोड़ी सी अजीब बात। अच्छा, हमने की ऑडिट मैटर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट तो बताया होगा आपको कि की ऑडिट मैटर कब नहीं, कब की ऑडिट मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में, जनरल पर्पस की रिपोर्ट में नहीं आएगा। गोइंग कंसर्न इशू हो, क्वालिफाइड हो, उसी मैटर की वजह से क्वालिफाइड, वो आप मैटर की एग्जांपल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरा की ऑडिट मैटर सेक्शन कब नहीं आएगा? लिस्टेड कंपनी में आता है, अनलिस्टेड में नहीं आया। लिस्टेड कंपनी है फिर भी की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। कौन सी सिचुएशन है? लिस्टेड कंपनी है, की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। शाबाश, जब डिसाइडेड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करा, ये मैंने बताया था क्लास में। जजमेंटल नहीं था, स्टैंडर्ड ने क्लियरली बताया हुआ इसके ऊपर। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आता। अच्छा, इसकी रीजन सुनिए। स्टैंडर्ड ये कहता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप क्या कह रहे होते हो? अच्छा, की ऑडिट मैटर मैंने आपको इसकी ड्राफ्टिंग तो बताई थी ना कि ऐसे होते हैं जैसे रिस्क की ड्राफ्टिंग, कि हमने लेफ्ट साइड पे लिखते हैं रिस्क और राइट साइड पे प्रोसीजर परफॉर्म लिखते हैं। ये बताया हुआ कि नहीं? की ऑडिट मैटर में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं और हम बताते हैं कि हमने इस मैटर को कैसे एड्रेस किया, उस मैटर को एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए होते हैं वो बताते हैं। इतना कंसेप्ट है कि नहीं हमारा? बताया स्टैंडर्ड एग्जाम्पल क्या समझाता कैसे है? कहता है डिस्क्लेमर में आप कह रहे होते हो आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अगर एक तरफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो और नीचे की ऑडिट मैटर दे रहे हो तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कैसे कन्फ्लिक्ट आ जाता है? ऊपर कह रहे हो आपको कोई एविडेंस मिला ही नहीं है जिसकी वजह से डिस्क्लेमर दे रहे हो, और नीचे कह रहे हो मैंने ये भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये भी किया, ये भी किया, तो दोनों कन्फ्लिक्टिंग नहीं हो गई। तो स्टैंडर्ड कहता है जब डिस्क्लेमर दो तो की ऑडिट मैटर ना दो। जस्टिफिकेशन समझ आ गई? अब सुनिए, मिलता जुलता कंसेप्ट यहां पे है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वालिफाइड ओपिनियन है तो हमने क्या देखना है? उसकी इंप्लीकेशन हमारे सिंगल एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ केसेस में आती है, कुछ में नहीं आती। एग्जाम में बैठ के जजमेंट का अगर क्वेश्चन आया लगा लेंगे कि ये इंप्लीकेशन आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे, आपने बता दिए। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर बड़ी मॉडिफिकेशन हो, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बड़ी मॉडिफिकेशन यानी एडवर्स ओपिनियन दिया हो या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हो, स्टैंडर्ड कहता है अब आपका सवाल 2 हिस्सों में जाएगा कि 805 में आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो कि सिंगल एलिमेंट का। तो कहता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट कर रहे हो ना तो आप कभी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते। ठीक है, आप कभी अनमोडिफाइड ओपिनियन, नो अनमोडिफाइड ओपिनियन, नो अनमोडिफाइड ओपिनियन, आप कभी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खुद बताइए, सिंगल एलिमेंट का ऑडिट करने के लिए ज्यादा एविडेंस चाहिए कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बड़ा ऑडिट, ये मीडियम ऑडिट और ये स्मॉल ऑडिट, जब बड़ा ऑडिट पे ही एविडेंस नहीं ले सके तो मीडियम लेवल का एविडेंस ले सकेंगे? ये भी नहीं ले सकेंगे। हाँ, स्मॉल लेवल का एविडेंस शायद ले सकें,
फर्क समझ रहे हैं? सिग्निफिकेंस की वजह से उसने कहा अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है ना, तो फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर होंगी, क्या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप कभी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट होगा फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। ये उसने फर्क क्यों रखा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट का? क्योंकि सिंगल एलिमेंट के लिए थोड़ा एविडेंस चाहिए, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज्यादा एविडेंस चाहिए। और जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल में एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन है तो इसका मतलब है हमें ज्यादा एविडेंस तो नहीं मिल सकता, थोड़ा एविडेंस मिल सकता है। कंसेप्ट पिक कर रहे हैं? तो अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देना, अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देना। हाँ, सिंगल एलिमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, सिंगल एलिमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। उसकी 3 शर्तें हैं, एक लॉजिकल है, 2 रटे वाली है। लॉजिकल क्या है कि वो सिंगल एलिमेंट छोटा सा होना है, बड़ा नहीं होना चाहिए। वो सिंगल एलिमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। एलिमेंट इज नॉट ए मेजर पोर्शन, क्योंकि अगर एलिमेंट मेजर पोर्शन आ गया तो इसका मतलब है मेजर पोर्शन होगा तो हमें एविडेंस भी ज्यादा चाहिए, और हमें ज्यादा एविडेंस नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एडवर्स या डिस्क्लेमर है, वो तो सारी की सारी फाइनेंशियल सब्सटेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क है, तो उन पे मेजर एविडेंस तो नहीं ना मिल सकता। इसी वजह से उसने इसमें कहा था कि अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि हमें मेजर एविडेंस चाहिए था। और इसी वजह से सिंगल एलिमेंट में भी उसने कंडीशन रखी, क्या कि इस सिंगल एलिमेंट को मेजर ना हो। अगर मेजर होगा तो इसके साथ भी वही सलूक करेगा जो उसने उसके साथ किया कि अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देना। दूसरा, बोथ ऑडिट रिपोर्ट्स आर नॉट पब्लिश्ड टुगेदर। बोथ ऑडिट रिपोर्ट से क्या मुराद है? बोथ से मुराद कौन सी रिपोर्ट है? कंप्लीट वाली 700 वाली और ये वाली। नॉट पब्लिश टुगेदर का मतलब क्या है? एक ही एनुअल रिपोर्ट के अंदर दोनों को फिट नहीं करना, एक को लैदा इशू करो, दूसरी को लैदा इशू करो, ठीक है? ताकि ये ना हो वो यूजर के यार एक तरफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन एज होल का मतलब होता है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। तो यूजर कहेगा एक तरफ कह रहा है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, दूसरी तरफ कह रहा है कि डेटर्स ठीक है, ठीक है? तो हमारे जैसा, जो मेरे जैसा यूजर है वो ये कह सकता है, एक तरफ कह रहा है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, फाइनेंशियल एज अ होल डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरे ही 4 सफ़ों बाद कह रहा है डेटर्स ठीक है। तो उसने पहले वाली रिपोर्ट में ये क्यों नहीं कह दिया सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सिवाय डेटर के, या सारी फाइनेंशियल में गलत है सिवाय डेटर के? इस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? तो इससे बचने के लिए वो कह रहा है दोनों को अलग पब्लिश करना है। और नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी इस केस में सिंगल एलिमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हो। ये वाली रट्टे वाली प्रोविजन है कि आपको पता है लॉ जहां पे भी आ जाता है हम आंखें बंद करके कहते हैं ठीक है, जो ये कह रहा है ये ठीक है। ये 2 कंसेप्चुअल है। क्लियर हुई है बात? अच्छा, मुझे ये बताइए फिर क्विक सी रिवीजन, क्योंकि ये थोड़ा सा अहम भी था और शायद एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हुई तो आप लिंक ना टूट गया हो। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मॉडिफाइड ओपिनियन है, सिंगल एलिमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? डिपेंड करता है। क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लेके जाना है। पहला हिस्सा क्या होगा कि कंप्लीट पे आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है कि एडवर्स या डिस्क्लेमर। अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ओपिनियन दिया है वो है क्वालिफाइड, तो आप सिंगल एलिमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं अगर वो उसको इफेक्ट ना कर रहा हो, और अगर मॉडिफिकेशन इफेक्ट कर रही है फिर नहीं दे सकते। ये क्लियर कहानी। अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है और केस है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अनमोडिफाइड भी नहीं दे सकते। और अगर केस है सिंगल एलिमेंट का, अनमोडिफाइड भी दे सकते हैं। 3 कंडीशन, सबसे अहम 3 कंडीशन एग्जाम में पूछेगा। 3 कंडीशन कौन कौन सी? 3 कंडीशन।
कि पब्लिश टुगेदर ना हो, एलिमेंट मेजर पोर्शन रिप्रेजेंट ना करता हो, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे पब्लिकेशन वाली बात मैंने आपको बता दी कि अगर आप दोनों डॉक्यूमेंट 700 की रिपोर्ट और 805 की अगर आप सेपरेट पब्लिश कर रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन देगा डिफरेंट रिपोर्ट पे। अगर ऑडिटर्स भी डिफरेंट है फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, वो ऑडिटर 700 पे देगा, ये ऑडिटर 805 पे देगा। लेकिन इवन अगर एक भी ऑडिटर है और वो डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है तो एक ऑडिटर पहले 700 की रिपोर्ट दे के उसकी छुपाई के लिए भिजवा देंगे, फिर 805 का ओपिनियन दे के उसकी छुपाई के लिए भिजवा देंगे। और अगर दोनों को इकट्ठे पब्लिश किया गया है तो हमने सबसे अहम किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा सेम या डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। इसमें ऑप्शन है से, इसमें तो दोनों ऑडिट रिपोर्ट 100% सेपरेट होंगी ना, इनमें वो सेम ऑडिट रिपोर्ट भी हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, ऑडिटर ने एक चीज को इंश्योर करना है क्या कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट। अगर पब्लिश टुगेदर हो, ऑडिटर ने सबसे अहम एक ही चीज का ध्यान रखना, क्या, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट क्लियरली डिफरेंशिएट। क्यों? यूजर कंफ्यूज ना हो जाए, इनको मिक्स ना कर ले, कहीं इनकी ऑडिट रिपोर्ट, इसकी ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ और उसकी इसके साथ ना लग जाए, कहीं ये ना हो कि सिंगल वाली पहले और कंप्लीट वाली बाद में आ जाए तो यूजर सिंगल वाली को कंप्लीट और कंप्लीट वाली को सिंगल समझ ले। तो क्लियर डिफरेंस, एग्री करते हैं ना, लॉजिक समझ आ गया आपको। चलिए, ये था हमारा 805। अब मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है कि क्वेश्चन कर लें, नहीं कल कर लें। अच्छा, कल घर से करके लाएंगे आप? शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपको क्वेश्चन मैं बता दूं आपने कौन से करना है। आपने क्वेश्चन 805 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों करके, ये दोनों हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन है 1 और 2, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।